बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। सामीन, मुझे एक चीज़ आजकल परेशान कर रही है और वो चीज़ ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे लोग, चूँकि मेरा एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ है, वो लोग ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर वाले कुछ नहीं करते, इन्होंने कुछ नहीं किया। और जब मैं रात को सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे वज़ीर आज़म, और कायदे मिल्लत के बाद वो वज़ीर आज़म बने थे, तो उनका नाम कायदे किल्लत रख दिया गया था, इसलिए कि उस वक्त मुल्क के अंदर गंदम की इंतहा की किल्लत थी। अमेरिका से गंदम मंगवाई गई और उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए एक बोरी को उठाया और उसको कैमल कार्ट पर रखा, ये बताने के लिए कि आप फिक्र ना करें, मैंने गंदम का बंदोबस्त कर लिया। अब 70 साल के बाद आज मैं देखता हूँ मुख्तलिफ किसान ग्रुप वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी ज्यादा गंदम है, ये गवर्नमेंट नहीं उठाती। अब जो सवाल मुझे परेशान करता है वो ये करता है कि अगर महकमा ज़राअत वाले कुछ नहीं करते तो फिर ये गंदम जो है ये किसान क्यों पीट रहा है कि मेरी गंदम क्यों नहीं खरीदते, और मार्केट के अंदर माफिया जो है वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो आज यही चीज मैंने आपके सामने रखनी है कि महकमा ज़राअत बहुत कुछ कर रहा है, कभी अप्रिशिएट होता है, कभी अप्रिशिएट नहीं होता। और आज मैं आपके सामने एक ऐसे उस्ताद को लेकर आया हूँ जिन्हें हाल ही में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। ये साहब 78 केजी इनका है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया। मैंने 75 में यूनिवर्सिटी छोड़ी थी। MSc ऑनर्स करने के बाद इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप मिला। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स ये सबसे बड़ा इनका शोबा था जो इन्होंने सिलेक्ट किया, और आज भी मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट शोबा यही है। उसके बाद इन्होंने PhD के बाद पोस्ट डॉक्टरेट की अमेरिका से 2004 के अंदर, और उसके बाद वो सफर मुसलसल जारी है। नाजरीन, मैं एक समझता हूँ, जब मैं तारीख को देखता हूँ तो मुझे एक लफ्ज नजर आता है, और पहले मैं अल्लामा इकबाल से ले लेता हूँ, और उस लफ्ज का नाम है जुनून। हर कामयाबी के पीछे एक जुनून नजर आता है, अगर जुनून नहीं है तो कामयाबी भी नहीं। और उनका एक शेर, बड़ा मशहूर शेर है, और वो ये है कि फारिग तो ना बैठेगा मैशर में जनू मेरा, या अपना गिरेबा चाक या दामन यज़दा चाक। मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखता हूँ कि जब उन्होंने पाकिस्तान बनने की बात की तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि ये जिद्दी बूढ़ा पाकिस्तान बनवा कर ही रहेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान बना है और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। एक ज़माने के अंदर हमारी गंदम की पैदावार 10-12 मन होती थी, आज आप एक आम आदमी से पूछेगा वो 50 मन से कम नहीं बताएगा। मेरे आज के मेहमान हैं जनाब डॉक्टर आबिद साहब, और जिन्हें हाल ही में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। और वो इसलिए नवाजा गया कि इनका पूरा जो प्रोफाइल है उसके अंदर काम काम और काम, और हर शोबे के अंदर जहाँ ये पहुंचे हैं वहाँ इन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसे कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। और मैं चूंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि पूरी एग्रीकल्चर कम्युनिटी की तरफ से भी मुबारकबाद देने का मुझे हक है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी वजह से हमारी इज्जत में भी इजाफा हुआ। आपको हम ये प्रोग्राम ना करते, मैं अपने दोस्तों को ये ना बताता कि खुदा के वास्ते वो कायदे किल्लत का और जो आज जो गंदम है जो आपके पास मौजूद है इसका मुवाजना न कर रहा होता। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इस एजाज से नवाजा। मेरे आपसे सिर्फ 2 सवाल। एक सवाल तो ये है कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो मैंने नहीं किए, मुझे सितारा इम्तियाज नहीं मिला और आपको मिला है, तो मुझे एक तो वो चाहिए कि वो कौन कौन से काम है, ताकि मेरे सुनने वालों को ये इल्म हो सके कि ये काम यहाँ पर हो चुके हैं और इसकी बुनियाद पर एप्रिसिएशन के तौर पर सितारा इम्तियाज मिला। दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मेरी आने वाली नस्ल के साथ है, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इस वक्त प्रोफेशन में और जो आ रहे हैं। आप कौन सी 5 चीजें बताएंगे जिन पर अमल करके कि आप जब पीछे देखते हैं कि मैंने ये चीजें की हैं, अगर मैं ये ना करता, ये खूबियां मेरे अंदर ना होती, ये आदत मैं ना अपनाता, तो मैं आज इस लेवल पर ना होता। इन बच्चों को, आने वाली नस्ल को आप क्या चीज तजवीज़ करेंगे? तो पहला सवाल तो मेरा आपसे है कि मैं आपको मुबारकबाद देते हुए आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से काम वहाँ नंबर वाइज बताए गए थे कि जिसकी बुनियाद पर, उस प्रोफाइल की बुनियाद पर आपको सितारा इम्तियाज से नवाजा। जी बिल्कुल जी, ये अभी ये 23 मार्च 2024 को जैसे आपने बताया सितारा इम्तियाज मुझे मिला है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो इसमें जो मेन चीज़ है जी वो जैतून है, ऑलिव। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरी कंट्रीब्यूशन, मैंने ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। पाकिस्तान में हम जैतून काश्त नहीं थे करते, इधर नहीं होता था। मुझे 2002 में सिर्फ जंगली जैतून होता था। जंगली जैतून होता था।
तो जंगली जैतून तो आपको पता है उसकी ना पैदावार है ज़्यादा, तो ना वो इतना ज़्यादा, तो उसके तो बस वो लकड़ी के दस्ते, और लकड़ी उसकी मजबूत है तो उस कसी के दस्ते बना लें, कुल्हाड़ी के दस्ते बना लें, ज़्यादातर लकड़ी के लिए इस्तेमाल होता है या ग्रेजिंग के लिए जो है। तो ये 2002 में मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई, मुझे लगाया गया बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो चकवाल में, उसके बतौर डायरेक्टर मेरी वहाँ पे तैनाती हुई। तो मैंने वहाँ पे फिर जैतून का काम, इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह जाती है कि जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा था तो उस वक्त मैंने फिर ये पूरे यूरोप की पास रेलवे का लेके 2 महीने का, तो वो पूरा यूरोप मैंने ना उस वक्त विजिट किया। तो जब मैं स्पेन में गया, और स्पेन में मुख्तलिफ इसके शहर हैं, और पहले वो पीज़ा आता है जहाँ पे वो टेरा मीनार है, फिर आगे करतबा है, फिर आगे गरनाता है, फिर आगे जब्राल्टर जिसको जबल तारक, जहाँ पे तारक वो आखिर समुद्र के किनारे है, वो जब्राल्टर उसको कहते हैं, हम उसको जबल तारक कहते हैं मुसलमान जो है। तो वहाँ और ये जो गरनाता इस साइड पे टेम्परेचर जब मैंने देखा, आबो हवा देखी, तो ये हमारी चकवाल जैसी थी। तो मैंने उसी वक्त अपनी डायरी पे लिखा कि अगर मुझे मौका मिला तो ये जैतून अगर इधर हो सकता है तो हमारे मुल्क में भी हो सकता है। आपको पता है इस वक्त स्पेन जो है दुनिया में पहले नंबर पे है जैतून की पैदावार। तो जब मुझे मौका मिला फिर हमने ये सारा, वो टीम वर्क होता है, ये सारे एक आज़ाद तो मिल गया मुझे, लेकिन ये सारा टीम वर्क पूरे जितने हमारे वहाँ पे लोग थे, बरानी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान, उन्होंने सब ने ये कोशिश की, और उनको बस ये फ़ायदा था मुझे कि वो बड़े डेडिकेटेड लोग थे। जब उनको जो काम कहते थे वो करते थे, दिन रात मेहनत करते थे। हमने मुख्तलिफ वैराइटीज़ दुनिया से इकट्ठी की, कोई 80 के करीब वैराइटीज़ दुनिया से लाए। बैक इन 2002 से ये सफ़र शुरू हुआ। क्योंकि कोई भी चीज़ आपने नहीं, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि मैं पहले भी जाता रहा हूँ इस रोड पर, हाँ। लेकिन अब जब मैं दाखिल होता हूँ लिखा होता है जैतून वैली। जैतून वैली जी, वो जैतून वैली अब डिक्लेयर हो गया, वो सारा इलाका जो चकवाल को जैतून वैली हुकूमत ने डिक्लेयर किया, क्योंकि अब जैतून के इतने बाग लग गए हैं वहाँ। दुनिया के जो बड़े बाग हैं, 40,000 पौधे का, 30,000 पौधे का, 20,000, 15,000 पौधा, इस तरह बड़े बड़े बागात लग गए हैं। और पिछले साल हमने तकरीबन 100 टन तेल जो है आला क्वालिटी का जैतून का जो पाकिस्तान में निकला। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब मैं फिर एक मरतबा मुबारकबाद देता हूँ। 100 टन जैतून का तेल जी। मैं सऊदी अरब में रहा हूँ, मुझे पता है कि जैतून के तेल की कीमत क्या है, और ये इंशाल्लाह ये बढ़ेगा। हम ये BBC ने भी रिपोर्ट किया, CNN ने, अल जजीरा ने, वो उनका वो जो, क्योंकि वो पूरी दुनिया को देखते हैं, जब उन्होंने जो वो कहते हैं जी अब ये एक दिन आएगा कि अगर इसी स्पीड से ये जैतून जारी रहा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान स्पेन से बढ़ जाए, दुनिया का पहले नंबर का ये मुल्क जैतून में बन जाएगा। जिस स्पीड से हमारे जहाँ पौधे अब लग रहे हैं, लोगों ने पसंद, क्योंकि वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी, गंदम लोग बीजते थे, और गंदम आपको पता है वो 10-12 मन उधर बरानी बारिश हो गई तो हो गई। इसको पानी बहुत कम, इसको सिलेक्ट ही हमने इसलिए किया था कि इसको पानी बहुत कम चाहिए, इसको ज़्यादा, जिस तरह में आम सिट्रस के बागों की ज़्यादा निगहदाश्त करनी पड़ती है, वो नहीं इसको करनी पड़ती, इसके ऊपर ज़्यादा स्प्रे नहीं करने पड़ते। अच्छा सर, ये एक काम है कि 2002 के अंदर, मतलब ये मैं मानता हूँ कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है कि तुम बाहर निकलो और देखो, मतलब आप बाहर गए, बार्सिलोना भी गए और जब्राल्टर भी गए, और वहाँ आपको ये महसूस हुआ कि ये चीज़ अगर यहाँ हो सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती। अब ये आपने शुरू कर लिया जी। दूसरा काम कौन सा था? अच्छा, इसके बाद जनाब दूसरा काम ये था कि किन्नू जो हमारा है ये बहुत अच्छी एक मैंडन ग्रुप है हमारा ये, लेकिन इसमें बीज है, तो ये मिडल ईस्ट में इन मुल्कों में तो ये चल जाता है, लेकिन जो दुनिया की महंगी मंडियां हैं जिस तरह यूरोप है, अमेरिका है, वो इसका जायका बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर बीज है, वो बीज वाली चीज़ नहीं खाते लोग वो, क्योंकि जो अमीर आदमी है जिसने ज़्यादा पैसे देने हैं तो फिर उसकी ज़रूरत के मुताबिक आपको चीज़ बनानी पड़ती है। क्योंकि मैं उस वक्त ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, मुझे कोई दुनिया के 40-41 मुल्क देखने का मौका मिला, पूरे अमेरिका भी गए, वहाँ से भी पढ़े, तो सीडलेस किन्नू की, तो ये सीडलेस किन्नू जब मैं बाकी मुल्कों में गया, मुझे नौकरी के सिलसिले में वैसे मुझे, तो मैं कोई दुनिया के 40-41 मुल्क में जो है मैंने विजिट किए, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए, मुख्तलिफ कोर्सेज अटेंड करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। तो मैंने ये देखा कि जो महंगे तरीन मुल्क हैं जहाँ पे हम ये अफोर्ड कर, वहाँ सीडलेस किन्नू चाहिए। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोशिश की और हमने सीडलेस किन्नू बनाया, और वो सीडलेस किन्नू की अब नर्सरी जो है हमारी सरगोदा में जो सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो फैसलाबाद में हमारा वहाँ पे बनती है, इसके हज़ारों की तादाद में पौधे लग चुके हैं फार्मर फील्ड में, और अब हम इसके एक्सपोर्ट इंशाल्लाह 1-2 साल में, क्योंकि आपको पता है ये जो पौधे होते हैं ये 4-5वें साल फ्रूट शुरू होता है, 8वें-9वें साल जाके ये पूरा पौधा बनता है, तो ये लॉन्ग टर्म काम होते हैं सारे। तो ये जो किन्नू है ना ये बना। इसके अलावा जो था तीसरा जो मेन मेरा मैं समझता हूँ काम कि मैं डायरेक्टर काटन पंजाब रहा। 2010 में मुझे ये डायरेक्टर काटन फैसलाबाद था, अब तो मुल्तान में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट तो लगाया गया। हमने दिन रात मेहनत की, और उस वक्त भी ये काटन के क्राइसिस से अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैराइटीज बनाई, FH लालादार, FH 142, MNH 886, और मुल्क में इनकलाब आ गया। इन वैराइटीज ने जो हमारी
बनाई हुई थी। तो ये भी हमारा एक टीम वर्क था, हमारे जो साइंसदान थे उन्होंने बड़ी मेहनत की और जिस तरह उनको कहते थे वो चलते थे, वो अपना सा। तो ये जो था इसके 2014 में हमारी रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड पैदावार हुई 1,47,000 जो गांठ बेल पाकिस्तान में पैदा हुई इन वैरायटीज की। ये 96% एरिया इन वैरायटीज ने घेरा। तो इससे जो है, और आपको पता हमारी मईशत का इन्हिसार जो है पाकिस्तान की का मेन 50 से 60% एक्सपोर्ट जो हमारी है वो कॉटन और कॉटन प्रोडक्ट्स हैं। डॉक्टर साहब, मैं बड़ा मतलब खुश हूँ आज आपसे बात करके और दिल चाहता है कि मैं आपसे बात करता रहूँ। मैंने आपकी बातों में मुस्बित रवैया देखा है, यानी आपने अपना नाम कम लिया है अपनी टीम का, अपने साइंसदानों का, उनका नाम आपने ज़्यादा लिया। और ये वही आदमी कर सकता है जिसे जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है ना, उनमें से एक लीडरशिप की क्वालिटी ये भी है कि दुनिया उसको क्रेडिट देती है, लेकिन वो क्रेडिट जो है अपनी टीम को देता है। और वो जो एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि जो अच्छा लीडर ना हो वो फिर क्या होता है कि कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से, कि अमीर कारवां में नहीं खुए दिल नवाजी। तो मुझे आपकी खुए दिल नवाजी मुझे बड़ी पसंद है। मैं अपने सुनने वालों को और एक ख़ास तौर पर जो नई एग्रीकल्चर की नस्ल है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि एक दो किताबें आप ज़रूर पढ़ें। और वो किताब है, एक किताब है कि 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, जो दुनिया में कामयाब तरीन आदमी है उनकी 7 हैबिट्स कौन सी हैं। और एक है ब्रेक ऑल दी रूल्स, कि जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने जो कुछ टारगेट बनाया है, विजन बनाया है, आपने उसको अचीव कैसा करना है, उसके रास्ते की रुकावट को दूर करना है। अब सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं मौलाना रूमी की किताब पढ़ रहा था और वो बता रहे थे कि आपको किताब पढ़नी चाहिए, पहले किताब सिलेक्ट करनी चाहिए या उस्ताद सिलेक्ट करना चाहिए। तो अब मैं उसमें बताया गया कि पहले उस्ताद को सिलेक्ट करना चाहिए। अब मैं बहैसियत आपको अपनी नौजवान नस्ल के लिए एक नमूने के तौर पर, उस्ताद के तौर पर मैं रखना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, कौन सी 5 चीजें, खूबियां आपके अंदर है जो आप सजेस्ट करते हैं अपने आने वाले एग्रीकल्चर के प्रोफेशन वालों को कि इन 5 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप में से हर एक को सितारा इम्तियाज़ मिलेगा। ये खूबियाँ तो कहते हैं कि तारीफ़ तो सारी अल्लाह के लिए है, अल्लाह ताला के अंदर ही खूबियाँ हैं। इंसान तो जो कोशिश करता है, मैं कोई मतलब इस लेवल का आदमी तो नहीं हूँ कि मैं कोई खूबियाँ इतनी बता, लेकिन जो मैं आप सब अर्ज़ करूँ कि देखें आपके अंदर खौफ खुदा होना, बैसियत मुसलमान आपके अंदर, क्योंकि हम अल्लाह ताला को मानते, जो नहीं मानते उनका तो फिर वो अलग बात। हमारे अंदर खौफ खुदा होना चाहिए और हमें जो है ना ये खिदमत खल्क का जज्बा होना चाहिए। ये अपनी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि ये हमने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क को सामने रखा और ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिल रहा है। मैं PhD करने गया, मेरे पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप था, मैंने MPhil किया, PhD की, दुनिया में जहाँ चाहते नौकरी कर सकते थे। लेकिन जिस दिन डिग्री मिली कोई पाकिस्तान की बाइंडिंग नहीं, ना मैंने पाकिस्तान से पैसे लिए थे, मैं तो स्कॉलरशिप पे गया था, मैं रह सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन डिग्री मिली मेरे वालिदैन का आर्डर था कि अगले दिन पाकिस्तान आ जाओ वापस, क्योंकि आपने पाकिस्तान की खिदमत करनी। तो हमने आके इसी चीज़ को सामने रखते हुए, हमारे जो उस्ताद थे शुरू में प्राइमरी स्कूल में, मिडल में, उन्होंने भी यही तालीम दी कि भाई इस मुल्क में जो है ना ये खिदमत खल्क का जज्बा जो है ये आपने करना है। आपकी बातों से जो मैं पहली बात को मैं समझा हूँ वो ये है कि यू शुड बी ट्रू पाकिस्तानी होना चाहिए जी। एक पाकिस्तानी, अगर जब आप ट्रू पाकिस्तानी कहते हैं इसका मतलब खौफ खुदा भी है, हाँ, खिदमत खल्क का जज्बा भी है जी, और एक अच्छे मुसलमान का नमूना भी है। बिल्कुल। एक दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आपका विजन जो है वो होना चाहिए कि आपने क्या करना है, कुछ ज़िंदगी का मकसद है, या आप जो भी नौकरी कर रहे हैं जहाँ पे भी हैं, ये तो नहीं कि आज का दिन पास किया, कल का दिन पास किया, आज अपने जो सुपीरियर लोग हैं उनको खुश कर लिया, कल को फिर कोई नया। तो आपका एक लंबा, क्योंकि वो जो आपकी हुकूमतें आती हैं, जो आपके ऑफिसर, वो तो थोड़े अरसे के लिए आते हैं, कोई साल के लिए, कोई 2 साल के लिए। जो साइंसदान होता है इसका विजन लंबा होना चाहिए, वो 10 साल 20 साल आपने क्या करना है। तो मैंने जब मैंने जिस तरह बताया कि डायरेक्टर बनानी रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह इस मुल्क में हमने जैतून को इंट्रोड्यूस करवाना है, अंजीर को इंट्रोड्यूस करवाना है, बेरीज को इंट्रोड्यूस करवाना है, ये चीज़ें शुरू की। वो एक बाद में जेहन में आ गई। मैं ड्राइविंग सीख रहा था जब मैं इंग्लैंड, ज़ाहिर अमेरिका जाए तो वहाँ आपके पास गाड़ी जो है वो उसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो अमेरिका में हमारे लेफ्ट हैंड है, वहाँ राइट हैंड ड्राइविंग है। तो गाड़ी से बहरहाल टेस्ट जब मैं देने लगा ना, तो वो जो इंस्पेक्टर था जिसने टेस्ट लेना था वो मुझे मोटरवे पे ले गया। वो मोटरवे पे भी आपको लेके जाते हैं जहाँ रश होता है वहाँ, ताकि वो देखें कि किस तरह मोटर। तो उसने मुझे कहा कि तुम कहाँ देख रहे हो। मैंने कहा जी ये सामने ये
3-4 गाड़ियां हैं। उसने कहा नहीं भाई, तुम जो आखिरी जहां तक तुम्हारी नजर जाती है ना 2 किलोमीटर बड़ी मोटरवे थी, उसने कहा वहां देखो जो बीच दरमियान वाली गाड़ियां खुद ही तुम्हें नजर आ जाएंगी। अपना लंबी सोच रखो, सोच। उससे मैंने ये सीखा कि अपना जो विजन वो लंबा रख, बाकी बीच में चीजें फिर आती जाएंगी, वो तो खुद ही आती जाए, छोटी ना देखें, 2 दिन का 4 दिन का ना देखें। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये एक लंबा काम था, देखो 2002 में ये शुरू हुआ और आज 2023 है। तो ये अभी रिसर्च जो जारी है, लेकिन हमने 2014-15 में इसकी 2 वैरायटीज बारी जैतून 1, बारी जैतून 2 वो जो है वो बनाई। इसके बाद और वैरायटीज भी बनी जैतून की पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान में अब 6 वैरायटीज जो है वो चल रही हैं। तो ये आपका विजन ठीक होना चाहिए। देखिए आपका विजन ब्रॉड था जी। अब 2002 आज 2024 जी। कोई भी आदमी जिसकी नीयत खराब हो वो चाहे भी तो डॉक्टर आबिद का नाम वहाँ से नहीं निकाल सकता। मतलब जो उस सड़क पे जाएगा वैली का वो पढ़ेगा, ऑटोमेटिकली एक शक्ल सामने आ जाएगी डॉक्टर आबिद की। अब मुझे बताइएगा तीसरी चीज कौन सी है? मैं कहता हूं कि पहली आपने बताई ट्रू पाकिस्तानी, हाँ जी। खौफ खुदा जी। दूसरी आपने ये बताई है कि विजन आपका ब्रॉड हो। हाँ। थर्ड हाँ, नकाल भी नहीं ना नाम, तो आपका अल्लाह के पास नाम लिखा हुआ है। वो जिस दिन आपने मरना है ना, कब्र में जाना है, तो उस दिन आपका खुद ही हिसाब हो जाना है, जहाँ तो हमें कोई परवाह नहीं, यकीन करें आप साहब, नाम आता है कहीं नहीं आता, कोई तगमा मिलता है नहीं मिलता। हमने तो गरीब आवाम की, आपको पता है जिम्मेदार हमारा कितना जो गरीब है, तो उसकी खिदमत करनी है हमने। जो इंसान है हमारे, ये गरीब मुल्क है हमारा, इसमें हर बंदे की कोशिश है कि दूसरे को लूटो। और ये गंदम का बहरान आप देख रहे हैं, बाकी चीजें ये देख रहे हैं। तो इस साहब मुझे एक शिकवा भी है इस कौम से, मतलब अभी जो ये गंदम की इतनी ज़्यादा पैदावार आई है, और मैं कभी कभार हंसता हूँ जी, वो इतनी ज़्यादा पैदावार आई है, लोग ये नहीं कहते कि ये पैदावार जो है किसान ने बड़ी मेहनत की है, जरा इस साइंसदानों ने बड़ी मेहनत की है, वो उसकी बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि बाहर से गंदम आ गई। सही है, तो लिहाजा ये कम से कम हमें वो चीज जो एक किसान को सैल्यूट करना चाहिए। हाँ, जो हमारा एक मुस्बत पहलू था वो उसका किसी ने जिक्र नहीं किया कि साइंसदानों ने कितनी मेहनत की, कैसी वैरायटीज बनाई जिससे हमारी ये पैदावार बढ़ी। जिम्मेदार बेचारे ने दिन रात मेहनत की, उसने वो इस चीज के अंदर, इस बहरान के अंदर। बाहर ये तो इन मुल्कों का और अमेरिका में हमारे में क्या फर्क। अच्छा, तीसरी जो चीज थी वो मुस्बत सोच, अच्छा, और टीम वर्क। ये हमने टीम को साथ लिया, उनको साथ लेके हम चले और हमेशा पॉजिटिव। अब जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ है जाने का, उनमें और हमें फ़र्क ही यही है। वहाँ पे आप अमेरिका में चल जाएं, आप यूरोप में चल जाएं, हर आदमी की सोच 80% 85% लोगों की मुस्बत सोच है। हमारे 10-15% लोगों की मुस्बत सोच है। तो अगर आप सोच मुस्बत रखेंगे, आप अपने टीम वर्क, इधर ये भी है कि मैं अकेला, हमारी तो हॉकी टीम थी, आपको पता है, एक ही बंदा प्लेयर गेंद लेके वो आगे जाता था, इसलिए हमारा उसमें फेल हो गए। आपका ये कहना है कि लड़ाई भिड़ाई में और लेम आर्गूमेंट्स के अंदर बर्बाद करने के बजाय आप पॉजिटिव की बात सोचें कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। तो बस ये है। फिर आपके पास लेटेस्ट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा जो फील्ड है, क्योंकि ये साइंस है, तो साइंस में आपको ये पता होना चाहिए कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर आप जैतून पे काम कर रहे हैं, किन्नू पे, या कोई भी आपका इंटरनेशनली क्या हो रहा है, आपके रीजन में क्या हो रहा है, आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आपके जिले में क्या हो रहा है, आपके सूबे में क्या हो रहा है, आपका जिम्मेदार की क्या पोजीशन है, आपकी गवर्नमेंट की, ये नॉलेज। और फिर नया नॉलेज जो है दुनिया में क्या। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 150 पेपर्स हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ, कोई मुल्क ऐसा होगा इम्पॉर्टेंट, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कोई मुल्क नहीं जहाँ जो अच्छे जर्नल्स में पेपर जो लिखते भी थे हम साथ छापते। अब पेपर जब आप लिखते, कॉन्फ्रेंसेस इस तरह, जहाँ कॉन्फ्रेंस, बाद में तो चलो मुझे ये स्टेटस हासिल हो गया कि जहाँ भी कोई कॉन्फ्रेंस अब होती है तो वो मुझे एज ए इन्वाइटर स्पीकर बुलाते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं। उससे और ये ऑनर है, ऑनर है जी, ये पाकिस्तान की ऑनर है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी हम करते हैं जहाँ भी जाते हैं। ये साउथ अफ्रीका गए, बाकी मुल्कों में जहाँ भी कॉन्फ्रेंसेज हुई, अमेरिका में कॉन्फ्रेंसेज हुई, इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है वो गए, तो वहाँ पे मिस्र मुस्बित सोच हो। अच्छा, तो वो इन जो नॉलेज है आपके पास, लेटेस्ट नॉलेज, आप किताबें पढ़ें, आप जो जिनके पास इल्म है उनके पास बैठें। आजकल ये इंटरनेट का दौर है। अब मेरी ईमेल ये आपने बड़ी प्यारी बात कही है, ये मैं हमेशा इसको पसंद करता हूँ। ये जो आपने बताया ना कि जिनके पास इल्म है उनके पास बैठे हैं, या उनसे अगर बैठ नहीं सकते तो राब्ता रखें। वो मियाँ मोहम्मद बख्श ने, आपको ज्यादा पता है, वो कहते हैं दर्दमंदानी यारी इवें जिमें दुकान तारा। मैं उर्दू में तर्जुमा करता हूँ कि आप दर्दमंदों के पास बैठेंगे तो आपको अच्छी बातें मिलेंगी। आप चाहे वहाँ से कोई चीज लें या ना लें, जब वापस जाएंगे ना तो आपके पास कोई इल्म होगा। और बेदर्दानी यारी इवें जिमें दुकान लुहारा, कि आप लोहार की दुकान पे जहाँ लोहा कूटा जा रहा होगा, आप चाहे कपड़े कितने संभाल लें, वो चिंगारियां पड़ेंगी सही। तो अच्छे आदमियों के साथ और अच्छे साहिब इल्म के साथ राब्ता रखना और बैठना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ साथ आपके ना डेडिकेशन भी होनी चाहिए, आपके अंदर काम करने का जज्बा और खुद काम करना। आप कोई चीज़ अचीव इस तरह नहीं कर सकते कि आप
अंदर एयर कंडीशन में बैठे रहें और आपके जो टीम है वो खेत, अगर खेत में गर्मी, मैं काटन की आपको मिसाल देता हूँ कि जब हम काटन में, मैंने बताया रिकॉर्ड पैदावार हमारी 96% वैरायटी रिया पे लगी। क्यों लगी? यकीन करें जब हम क्रॉसिंग करते, ये इस कपास है ये बहुत गर्मी में होती है, तो क्रॉसिंग इस जो नई वैरायटी बनानी पड़ती है जुलाई अगस्त में, इतनी ह्यूमिडिटी होती है, यकीन करो कमीज उतार के इतना ये गीली हो जाती, इसको निचोड़ के फिर पहन लेते थे, इतना पसीना आता था। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे मैं होता था, पीछे मेरी टीम हो, तो काम हम करते थे दिन रात। हमने में इस तरह जैतून के ऊपर जब काम शुरू हुआ तो फील्ड में गर्मी के अंदर दिन रात जो है हमने मेहनत की, अपना आराम नहीं देखा। तो ये डेडिकेशन आपके अंदर अगर हो। और दूसरी एक बात जो मैं आज, आपने नई नस्ल की बात की है, मैं कहता हूँ सुबह सवेरे उठना जो है ना, ये भी एक बहुत, अब ऐसे हम नमाज पढ़े, हम जब लिया का मैं रहने वाला हूँ, हमारी दादी नानी सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते, उस वक्त की आदत पड़ी हुई है तहज्जुद वक्त उठने का। अल्हम्दुलिल्लाह आज 61 साल उम्र हो गई है, तो वो ऐसी आदत बनी। उस मस्जिद में जाके अजान हम देते थे, जाके मैं देता था या मेरा भाई देता था मस्जिद पहले, क्योंकि स्कूल जाना होता था तो अजान से पहले कुरान शरीफ पढ़ो जी, बाकी चीज़ें जो जितना भी दीनी इल्म है वात। अब जो है ना रातों को जिसकी मजबूरी है वो तो ठीक है, जिसकी ड्यूटी है रात को कोई काम है ड्यूटी वो। लेकिन आपका ख्याल ये है कि अगर सुबह उठने की आदत डाली जाए, हाँ, तो सारा ये भी तरक्की का एक रास्ता है। तरक्की का एक रास्ता है जी, बिल्कुल। आप टाइम पे सोएं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। ये आपने जो मुझे 4-5 चीज़ें गिनवाई हैं, मेरा तो ख्याल ये है कि मैं एक और किताब लिखूं और मैं इसी के ऊपर लिखूं कि एक सितारा इम्तियाज़ होल्डर का जिंदगी भर का निचोड़ अपनी आने वाली नस्ल के लिए। आप अपने अल्फाज में बताइएगा कि मेरे जो सुनने वाले एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो लाइफ स्टॉक ग्रेजुएट है या फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट है, वो लॉन्ग विजन की बात है ना, इसमें फिशरीज भी आ गई, फॉरेस्ट्री भी आ गई, लाइफ स्टॉक भी आ गया, एग्रीकल्चर भी आ गया, ब्रीडिंग भी आ गया, हार्टिकल्चर भी आ गया। आप वन लाइनर क्या मैसेज देंगे ये मेरे इन प्रोफेशनल्स को आइंदा जिंदगी में कामयाबी के लिए? जी, मैं तो ये कहूँगा कि एक तो मेहनत की आदत डालें, अपनी ज़िंदगी को थोड़ी सी जो मुश्किलात हैं जब तक उसमें नहीं हम पड़ेंगे तो उस वक्त नहीं, ईमानदारी के साथ जो है वो काम करें, और जो है वो इंसानियत के जज्बे के साथ, क्योंकि हमारी कौम एक गरीब कौम है, हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, तो ये जो ज़राअत का पेशा या जितने भी ये इससे लाइड हैं, इसमें आप छोटा सा एक वैरायटी बना देते हैं, वो राजनपुर और बलोचिस्तान का एक गरीब आदमी उसके सदका जारिया, इसको सदका जारिया समझे, और इसको समझ के इस तरह की खिदमत जो हम कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता। एक छोटा अब जैतून है, अब देखें गरीब लोग, कीमतें उसकी बढ़ गई वहाँ पे, ज़मीन को इतने लोगों को रोज़गार मिला। जब कपास में अब देखें छोटे छोटे ज़मींदार कितने, तो ये जो है खिदमत खलक का जो जज्बा हो, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, हाँ, इसको हाथ से जाने ना दें, इसको जाने ना दें। ये हमें अगर अब मौका मिला है तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और डॉक्टर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। आपने पूरे प्रोग्राम को सुना है और डॉक्टर साहब की जो अप्रोच है, जो डॉक्टर साहब ने अपनी जिंदगी का निचोड़ बताया है, वो आपके सामने है। मैंने जो चीज़ यहाँ से ली है वो उसका मुस्बित पहलू ये है कि डॉक्टर साहब का कहना है पाकिस्तान अगर एक गरीब मुल्क है, ये कोई जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन आप लोगों की मेहनत के बावजूद अगर ये पाकिस्तान गरीब रहता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो लिहाजा हमें इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली को इंश्योर करना चाहिए। और उसको कैसे इंश्योर करेंगे वो डॉक्टर साहब ने तरीका बताया है कि वो खूबियाँ आप अपने अंदर पैदा करें। डॉक्टर साहब मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यू वेलकम। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आपको हम ज़हमत देते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।